अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी दिक्कत के पास हो सकती है। मान लो ये कोई मेटल की रॉड है और इसमें से ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उन्हीं को कंडक्टर्स बोला जाता है। जैसे आपके मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर उनमें से आपने देखा होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं टाइप्स। तो दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। वन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड द अदर वन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है इलेक्ट्रॉन और आगे इक लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन तक देखो तो यहाँ पर यह हमें समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और इस टाइप के जो कंडक्टर्स होते हैं ना, जब इनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो इनमें जो मीडियम होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उस मीडियम में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होती। मान लो ये मेटल की रॉड है, तो जब इसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो क्या ये मेटल भी साथ में डिकम्पोज हो जाएगा? नहीं होता ना, मेटल वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, ये वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें जो लाइट, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वैसे ही करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पर जो भी मीडियम, जिस मीडियम से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो, उस मीडियम की डिकम्पोजिशन नहीं होती, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आते हैं मेटल्स, ठीक है, जितने की सारे मेटल्स। उसके बाद ग्रेफाइट, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ लिया होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। और उसके बाद फ्यू मिनरल्स, कुछ मिनरल्स हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि जिस मीडियम से आप इसको पास कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, उस मीडियम की भी क्या हो जाती है, वो मीडियम भी डिकम्पोज हो जाता है। मान लो यहाँ कोई सोल्यूशन थी और इस सोल्यूशन में आपने वाटर के साथ अलोंग विद यू हैव पुट साल्ट, ठीक है, साल्ट भी आपने डाला हुआ NaCl, ठीक है। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये NaCl जो है ये खुद भी डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, इस टाइप के कंडक्टर्स में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो क्या होता है, मीडियम भी डिकम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे एसिड्स, ठीक है, बेसिस, उसके बाद जो आयोनिक साल्ट्स होते हैं, उसके बाद ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात तो मैंने बताई ही नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या कुछ और। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक में देखो, शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मान लो मेरे पास ये यहाँ इस बीकर में मैंने सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पर मैंने डाला है इसमें साल्ट, ठीक है। कोई सा भी आप साल्ट ले सकते हो, जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के 2+ आयंस मिलेंगे कैटाइन और सल्फेट के 2 नेगेटिव एनाइंस मिलेंगे, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना, यही बताया था, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो यहाँ पर मतलब अब आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, आयंस की वजह से होगा, कैटायन और एनाइंस की वजह से होगा, ठीक है। तो आयंस की वजह से जो फ्लो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होगा, इज बिकॉज ऑफ आयंस। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, ये भी कुछ टाइप के हैं, ये भी लगभग 3 टाइप के हैं ये। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, ये भी फर्दर 3 तरह के होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द थर्ड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपको पता ही है, सोल्यूशन के अंदर, जब भी सोल्यूशन के अंदर आयंस होंगे दैट विल बी सेड टू एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो आराम से इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और इनको अगर आप सोल्यूशन के अंदर, मतलब इनका जब आप इनको सॉल्वेंट के अंदर डालोगे और इनका डिसोसिएशन करने पे आओगे तो इनका डिसोसिएशन जो परसेंटेज होगी डिसोसिएशन की, वो 100% होती है। मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं
अपने आयंस में, ठीक है। तो इनमें से एक बात तो ये कि इनमें से रेडली इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पासिस थ्रू रेडली, ठीक है, एक चीज़ तो ये कि आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इनमें से जो इनका जो डिसोसिएशन है, वो जो परसेंटेज है डिसोसिएशन की, दैट इज़ 100%। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, डिसोसिएशन दैट इज़ 100%, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। तो तीसरी बात है कि ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब मिलते ही नहीं आपको, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो चलो कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद अभी इनके एग्जांपल्स देखें तो सारे के साथ ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे HCl हो गया हमारे पास, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे H2SO4 हो गया तो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3 वगैरह हो गए, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। उसके बाद जैसे कि आयोनिक साल्ट्स हैं, आयोनिक साल्ट्स जैसे हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे NaCl के Cl वगैरह, तो ये आयोनिक साल्ट्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास आयोनिक साल्ट हो गए, आयोनिक साल्ट्स में हमारे पास क्या है, जैसे NaCl जो आप टेबल साल्ट है, जो किचन साल्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद KCl। तो ये सारे जो है ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कुछ चंद बातें। सबसे पहले तो एक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बिजली आराम से पास हो सकती है और इनका डिसोसिएशन 100% होता है। और उसके बाद इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस है और आयोनिक साल्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो सकती है, लेकिन कुछ इनको रेजिस्टेंस भी फेस करना होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावट आती है रास्ते में, ठीक है, जो हर्डल्स आती है, तो कुछ वो भी इनको फेस करनी होती है। मतलब पूरे फ्लो के साथ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं होती। यहाँ पर जो परसेंटेज है डिसोसिएशन की, वो लेस देन 100% है, मतलब पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पासिस, ठीक है, बट विथ सम रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डिसोसिएशन है वो कितनी है, लेस देन 100%, ठीक है, लेस देन 100%। और उसके बाद जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पार्शली डिकम्पोज होते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब इनका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, पूरे तरीके से ये डिकम्पोज नहीं होते, पार्शली आधे, ठीक है। तो इनका पार्शली डिकम्पोज लिख देते हैं हम, पार्शली डिकम्पोज होते हैं। और उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हमारे पास सारे के सारे वीक एसिड्स, ठीक है जी। और एग्जांपल में आप ले लो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे इसी से कर दो। और उसके बाद वीक एसिड के बाद वीक बेस कर दीजिए आप, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें आप, NH4OH, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा कर लें। और उसके बाद पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट्स, ठीक है, जिनके अंदर पोलर डाइपोल्स बने और कोवलेंट, जो आपको पता है कौन से कोवलेंट कौन से होते हैं जिनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। सॉल्वेंट्स तो जैसे ICL, आयोडाइड क्लोराइड, ठीक है, EDC। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को। सबसे पहली बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होता है लेकिन कुछ रेजिस्टेंस भी ये फील करते हैं। 100% इनका डिसोसिएशन नहीं होता, डिसोसिएशन जो होता है वो 100% से कम होता है। पार्शली डिकम्पोज होते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर। और उसके बाद एग्जांपल्स में वीक एसिड्स, वीक बेसिस और पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट्स। चलिए अब देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती ही नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल इजी है, मस्त है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, तो कुछ इनका मतलब क्या ही डिकम्पोज और क्या कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे होंगे कोवलेंट सॉलिड्स। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट सॉलिड्स। और उसके बाद ग्लूकोज,
एंड यूरिया, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कर देती हूँ मैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही नहीं। तो यहाँ पर डिसोसिएशन का तो कोई फिर लॉजिक ही नहीं लग रहा। और एग्जांपल्स में हमारे पास आती है नॉन पोलर कोवलेंट सॉलिड्स, ग्लूकोज एंड यूरिया एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस को देखते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंडक्टेंस अफेक्टेड होती है। सबसे पहला जो है दैट इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही क्या होता है, मैं तो बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चा जी, जो सोल्यूशन के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर आयंस हो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मतलब कैसी नेचर होगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस नेचर से क्या होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, जो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर होंगे तो ये कैसे, ये आयोनाइज होते हैं, हाँ जी होते हैं। आयोनाइज इनका कैसा होगा, आयोनाइज होते हैं, लेकिन कैसे, कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे तो आपको पता है कितने सारे आयंस हो जाएंगे, बहुत सारे आयंस। और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो फिर कंडक्टेंस हमारी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना। तो कंडक्टेंस जो है वो हमारी कैसी हो जाएगी, इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। ठीक है जी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर की बात करें तो वो आयोनाइजेस पार्शली, और अगर वो पार्शली आयोनाइज होंगे तो कम आयन बनेंगे, और कम आयन बनेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीजेस। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया CONC, आप पूरा लिखेंगे CONCN, चलो मैं भी लिख देती हूँ TRATION, कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और उनकी कंडक्टेंस भी बहुत हाई होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शली आयोनाइज होती है और कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप क्या करें, कंडक्टेंस जो है, अगर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, ठीक है बच्चा, आयंस है इसके बीच, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप खूब पानी डाल रहे हो, ठीक है, डिल्यूशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वाटर ऐड करोगे तो क्या होती जाएगी, डिल्यूट होता जाएगा, डिल्यूशन होती रहेगी। जब डिल्यूशन कर रही हो तो जितने यहाँ पर ये पार्टिकल्स पास थे ना, अब पानी जाके इनको दूर दूर कर रहा है। क्यों, क्योंकि इनकी इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस जो है वो कम हो रही है। किसकी वजह से, डिल्यूशन की वजह से। डिल्यूशन जाके इनकी दोस्ती तोड़ रहा है, दूर दूर कर रहा है इनको। और जब दोस्ती टूट जाएगी तो फिर ये ना लोफरों की तरह घूमेंगे। ठीक है, तो आराम से फिर अगर ये मतलब तेज घूमने लग जाएंगे तो कंडक्टेंस को भी इंक्रीज कर देगा। फिर इसी तरीके से अगर डिल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टेंस भी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन जो है डिल्यूशन से ज़्यादा होती है और उसके बाद इंटर आयोनिक इंटरेक्शन जो होती है वो भी डिल्यूशन से कम हो जाती है और मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो जाते हैं और आराम से कंडक्टेंस, ठीक है, इनसे आराम से कंडक्टेंस होगा, तेज कंडक्टेंस होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आई होप। अगर नहीं भी आई होगी तो पहले सेशन में पूछ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। देखो बच्चा, आपको एक बात पता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो कर्नल होते हैं, जो पॉजिटिव कैटायंस होते हैं, वो भी बीच में आ जाते हैं और एनाइंस के रास्ते, इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रोकने लग जाते हैं, अपोज करते हैं करंट के फ्लो को। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव कर्नल्स एंड ऑल दैट यू विल स्टडी इन सॉलिड स्टेट, एंड सॉलिड स्टेट इज गोइंग ऑन। आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करें तो मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही कंसिडर करूंगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ती है, मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। बाय ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो देखो चिपके हुए जो मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे ना, उनका डिसोसिएशन हो, पिघलने लग जाती है हर चीज। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो हर चीज मतलब
डिसोसिएट होने लग जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है तो जो रेट है डिसोसिएशन का किसी भी सब्सटेंस के लिए वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। मतलब जो बड़ा सा, मान लो अगर कोई आयन, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो वो अपने आयंस कैटायंस में, कैटायन और एनायन में टूटने लग जाएगा, ज़्यादा आयंस बन जाएंगे और ज़्यादा आयंस बनने पे ज़्यादा कंडक्टेंस भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4th। Let me rub this first. नंबर 4 पे हमारे पास आता है कि विस्कोसिटी की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। विस्कोसिटी मतलब किसी चीज़ का गाढ़ापन, जैसे ऑयल, हनी, वाटर। तो अगर मैंने आपको पूछा कि इन सब में विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो योर आंसर मस्ट बी कि मैम हनी, क्योंकि वो सबसे गाढ़ा है तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी है। उसके बाद आता है ऑयल, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी हनी से कम है। और लास्ट पे हमारा बेचारा वाटर आता है जिसकी विस्कोसिटी तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि विस्कोसिटी कैसे चेक करेंगे आप, जैसे आप एक देसी तरीका है, जैसे आप अगर उसको गिरा रहे हो, स्पिल कर रहे हो, इफ यू आर स्पिलिंग समथिंग ऑन द फ्लोर, तो अगर हनी को आप स्पिल कर रहे हो तो हनी जल्दी नहीं गिरेगा, ठीक है, स्पिल नहीं होगा फ्लोर पे। और अगर वहीं आप इफ यू आर स्पिलिंग ऑयल ऑन द फ्लोर, दैट विल टेक सम टाइम बट नॉट एज मच एज कि जितना हनी ले रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लेगा। और उसके बाद जो वाटर है, अगर आप उसको फ्लोर पे स्पिल कर रहे हो तो वो तो जल्दी से स्पिल हो जाएगा, मतलब वो टाइम ले लेगा, ठीक है, जल्दी गिर जाएगा। उसके बाद चलो विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो देखो, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, इफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो विस्कोसिटी है दैट वुड अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं 5th पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा था। अब हम 5th पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट बच्चा जी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे, आई मीन टू से डाइपोल्स बनेंगे, एंड नॉन पोलर जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव आयन या डाइपोल्स नहीं बनेंगे। अब जब पॉजिटिव जो पोलर होगा बच्चा, देखो अगर कोई पोलर सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है और उसी में आप साल्ट भी डाल रहे हो, तो साल्ट के भी आयंस बन रहे हैं, कैटाइन अनाइन, और पोलर के भी डाइपोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बहुत सारे आयंस बन रहे हैं। तो कंडक्टेंस पोलर सॉल्वेंट के केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता। नॉन पोलर के केस में क्या होता है, कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। तो अब पोलर सॉल्वेंट जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती है और हाई कंडक्टेंस होता है। पोलर सॉल्वेंट्स की वजह से, बिकॉज जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनकी वजह से हायर आयनाइजेशन होता है और हायर कंडक्टेंस होगा। और वहीं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं और कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जो हमारा 6th पॉइंट है वो है साइज ऑफ द आयंस। बच्चा अब मतलब मोटे पतलू की बात होगी कि अगर ज़्यादा मोटा, ज़्यादा बिगर साइज होगा उसकी वजह से क्या होगा, और अगर छोटा साइज होगा उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट है हमारे पास साइज ऑफ द आयंस के, अगर अब आयंस के साइज की वजह से क्या होगा। तो देखो बच्चा जी, अगर आयोनिक साइज जो है वो इंक्रीजेस करता है और कंडक्टेंस उसकी वजह से डिक्रीज करती है। आयोनिक साइज इंक्रीजेस देन कंडक्टेंस डिक्रीजेस। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जो लार्ज साइज है दैट वुड अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। बड़ा भरकम साइज होगा और इसकी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा और उसको इतने अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, वहीं अगर जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ कंडक्टेंस। तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव ए ब्लिसफुल एंड ब्लेस्ड डे।